परी का जादुई 2 लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के ढिंढोरापुर गांव में पुष्पा अपनी माँ और बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। पुष्पा दिखने में बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक थी। पुष्पा के जन्म के 2 महीने बाद एक ट्रेन हादसे में पुष्पा के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिताजी की मृत्यु के बाद पुष्पा की माँ विमला घरों में काम करके घर का गुजारा किया करती थी। पुष्पा की दादी एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार इंसान थी। विमला के काम पर जाने के बाद पुष्पा की दादी ही उसका पूरा ध्यान रखती थी। इसी तरह जैसे तैसे विमला अपने घर का गुजारा कर रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु एक दिन अचानक विमला को सर्दी पकड़ लेती है और विमला की तबीयत बहुत ही नाजुक हो जाती है। पुष्पा की दादी विमला को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। डॉक्टर के चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं, समय पर अस्पताल न आने के कारण विमला का बुखार निमोनिया में बदल गया है और इसका इलाज बहुत लंबा चलेगा और करीब 2 लाख रुपए का खर्च आएगा। अगर पेशेंट को जल्दी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो उसका बचना नामुमकिन है। ये सब सुन पुष्पा और दादी दोनों उदास हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस लड़की का विमला के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे बाहर चला फिरा नहीं जाता। कृपया आप इसकी माँ का इलाज कर दीजिए। तबीयत ठीक हो जाने के बाद हम आपके पैसे धीरे धीरे चुका देंगे। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो जो पूरे 2 लाख का इलाज मैं फ्री में कर दूं? क्या भरोसा इलाज मिलने के बाद तुम वापस अस्पताल आओ ना आओ। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम आपकी पूरी रकम सूद समेत लौटा देंगे। यहाँ कोई वादा नहीं चलता, यहाँ सिर्फ कैश चलता है। पेशेंट का 20,000 का बिल बन चुका है, पहले वह भर दीजिए, तब आगे का इलाज होगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। पुष्पा और दादी वहीं बैठकर पैसों के बारे में सोच कर रो रहे होते हैं। तभी दादी को अपने पुश्तैनी सोने के कड़े की याद आती है। दादी घर जाकर वे कड़े ले लेती है और गांव के सुनार के पास औने पौने दामों पर बेचकर 20,000 रुपए इकट्ठे कर लेती है। दादी हॉस्पिटल जाकर 20,000 रुपए का बिल चुका देती है और हॉस्पिटल वाले विमला को घर भेज देते हैं। अपनी माँ की ये हालत देख पुष्पा से रहा नहीं जाता। वो घर पर ही रहकर अपनी माँ का बहुत ध्यान रखने लगती है। धीरे धीरे घर की सारी जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी और विमला की तबीयत में भी जरा भी आराम नहीं था। तभी पुष्पा घर से बाहर कुछ कमाने की सोचती है। वो पूरे गांव में घर घर जाकर काम के लिए भीख मांगती है, परंतु उसे कोई काम नहीं देता। पुष्पा उदास होकर घर चली आती है। पुष्पा की दादी पुष्पा को इस हालत में देखकर परेशान होने लगती है। पुष्पा बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो और घर की इतनी टेंशन लेना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं और विमला कुछ न कुछ उपाय सोचेंगे। तुम घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी परीक्षा निकट है। परंतु दादी, माँ की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं बहुत सारे पैसे कमाकर अपनी माँ का इलाज कराना चाहती हूँ। और पुष्पा अपने मन की सारी बातें दादी और विमला को बता देती है। मैं शहर जाकर कोई भी काम कर लूंगी, परंतु मैं जल्दी से जल्दी रुपए कमाकर अपनी माँ का इलाज कराना चाहती हूँ दादी। परंतु बेटा, शहर जाना इतना आसान नहीं है। ट्रेन का सफर, शहर की भीड़ भाड़, ये सब तुम कैसे देखोगी? अभी तुम बहुत छोटी हो। दादी माँ, मैं सब कर लूंगी। अपनी माँ के लिए मैं दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं मुंबई जाकर बुआ जी के घर पर रह लूंगी और वहीं से पैसे कमाकर आपको भेजती रहूंगी। विमला और दादी दोनों नहीं चाहते थे कि पुष्पा उनकी आंखों से जरा भी दूर हो जाए, क्योंकि वो दोनों पुष्पा को बहुत प्यार करते थे। परंतु घर की आर्थिक स्थिति देखकर अंत में विमला और दादी मान जाते हैं। पुष्पा अपनी दादी का आशीर्वाद लेकर मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। कुछ समय बाद ट्रेन का बहुत लंबा सफर करके मुंबई पहुंच जाती है। पुष्पा कई किलोमीटर पैदल चलकर अपनी बुआ जी के घर पहुंच जाती है। नमस्ते बुआ जी। अरे पुष्पा बिटिया, तुम आओ अंदर आओ, हमारे घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है।
पुष्पा बुआ जी का ये व्यवहार देखकर बहुत खुश हो जाती है। अंदर जाकर पुष्पा अपनी बुआ जी को विमला और घर का सारा हाल बता देती है। ये सब सुनकर पुष्पा की बुआ शारदा पुष्पा को अपने घर में रहने के लिए इजाजत दे देती है। शारदा एक बहुत ही खड़ूस, बेईमान और लालची औरत थी। शारदा की अपनी भी एक बेटी थी, पूजा। पूजा एक बहुत बड़े प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। पूजा स्कूल से आकर पूरा दिन टीवी देखती, वीडियो गेम खेलती और रात को खाना खाकर सो जाती। पूजा एक बहुत ही आलसी और गैर जिम्मेदार लड़की थी। पूजा पुष्पा के इतने खूबसूरत होने की वजह से उसे बहुत चिढ़ती थी। पुष्पा शहर में घर घर, दुकान दुकान जाकर काम के लिए पता करती है, परंतु उम्र में छोटे होने की वजह से उसे कोई काम पर नहीं रखता। ऐसे ही पूरा 1 महीना हो गया था। एक दिन शारदा पुष्पा से कहती है, पुष्पा बेटा, तुम्हें गांव से आए अब बहुत दिन हो गए हैं और तुम्हें कोई काम भी नहीं दे रहा। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। हमारे घर में बहुत दिनों से एक नौकरानी की जरूरत थी, परंतु बाहर किसी को पैसे देने से अच्छा क्यों ना तुम हमारे घर का झाड़ू पोछा कर दिया करो। बदले में मैं तुम्हें खाना पीना और महीने के 5,000 रुपए दे दिया करूँगी। पुष्पा इस काम के लिए तैयार हो जाती है और अगले ही दिन से पुष्पा पूरे घर की साफ सफाई का काम देखने लगती है। पुष्पा अपनी सैलरी के पूरे 5,000 रुपए मनी ऑर्डर द्वारा अपनी माँ को गांव में भेजने लगती है। धीरे धीरे शारदा पुष्पा से झाड़ू पोछा के अलावा घर के और भी काम करवाने लगती है। अब पुष्पा झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सभी के लिए नाश्ता बनाना आदि काम करने लगती है। शारदा पुष्पा से केवल 5,000 रुपए में पूरे दिन नौकरों की तरह काम करवाती, परंतु पुष्पा को इस समय पैसों की सख्त जरूरत होने के कारण वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। एक दिन घर के सभी काम करके पुष्पा पूजा के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी वहाँ शारदा आ जाती है और कहती है, अरे ओ महारानी, घर के सभी काम हो गए जो यहाँ बड़े आराम से शहजादी की तरह टीवी देख रही है? हाँ बुआ, आज मैंने सुबह जल्दी उठकर सभी काम कर दिए। चुप कर, ये देख फर्श पर कितनी मिट्टी नजर आ रही है। जल्दी जल्दी में तो सारे काम खराब करती है। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तेरी सैलरी में से कुछ रुपए काट लूंगी, समझ गई? चल अब जल्दी से जाकर दोबारा से पूरे घर में झाड़ू पोछा कर। पुष्पा चुपचाप जाकर झाड़ू पोछा में लग जाती है। सैलरी की पूरी रकम घर पर भिजवाने की वजह से पुष्पा के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। शारदा पुष्पा को पूजा के पुराने कपड़े दे दिया करती थी। एक दिन बैठे बैठे शारदा के मन में दोबारा से खिचड़ी पकने लगती है। मैं इस लड़की को 5,000 रुपए भी देती हूँ और खाने को भी देती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उसे कह देती हूँ कि अब खाना भी उसे अपने पैसों से ही खाना होगा। ये सोचकर शारदा पुष्पा के पास जाती है और कहती है, पुष्पा बेटा, मैं तुम्हें 5,000 रुपए भी देती हूँ और खाने को भी देती हूँ। तुम तो जानती ही हो कि मुंबई में कितनी महंगाई है, इसलिए तुम्हारी सैलरी कुछ कम कर रही हूँ। आज से मैं तुम्हें केवल 3,000 रुपए ही दिया करूँगी और तुम्हारे 2,000 रुपए तुम्हारे खाने के काट लिया करूँगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? पुष्पा इस बात के लिए भी हाँ कर देती है। इस तरह शारदा पुष्पा पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। अब वो पुष्पा से और भी ज्यादा काम लेने लगती है। एक दिन शारदा पुष्पा से कहती है, पुष्पा बेटा, मैंने सुना है तुम सिलाई जानती हो। ये एक सूट का कपड़ा है, तुम जल्दी से मेरे लिए इस कपड़े से एक सूट तैयार कर दो। और हाँ, मुझे कल ही मेरा ये सूट चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड के किट्टी पार्टी में शामिल होना है। फिर पुष्पा रात भर जगकर शारदा का वो सूट सिल देती है। सुबह शारदा जब पुष्पा के कमरे में वो सूट लेने आती है तो वो देखती है कि पुष्पा ने तो उसका बहुत ही सुंदर सूट सिल दिया है। इस तरह शारदा बेईमानी से पुष्पा से तरह तरह के काम लेने लगती है। ऐसे ही दिन निकल गए और एक दिन पुष्पा शारदा से कहती है, बुआ जी, गांव गए बहुत दिन हो गए। कल मेरा जन्मदिन है और मैं अपना जन्मदिन अपनी माँ और दादी के साथ मनाना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे गांव जाने की इजाजत दे दे। तू कहीं नहीं जा रही। तेरे यहाँ ना रहने पर घर के काम कौन देखेगा?
चुपचाप यहीं पर रहकर घर के काम देख। जन्मदिन हर साल आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। याद रख, मैंने तुझे अपने घर में काम दिया, नहीं तो दूर दूर भटकती रहती। पुष्पा ये सब सुनकर उदास हो जाती है। परंतु बुआ जी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है और अब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए ना। ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, एक बार कह दिया ना कि तू कहीं नहीं जा रही। इतना कहकर शारदा पुष्पा के एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। पुष्पा चुपचाप रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पुष्पा बैठे बैठे मन ही मन सोचती है, बुआ जी मुझसे केवल 3000 रुपए में घर का इतना सारा काम करा लेती है और वो मुझे इतने ताने भी मारती है। मैंने सोच लिया है, अब मैं ये घर छोड़ दूंगी और कल अपना जन्मदिन मनाने अपने गांव चली जाऊंगी। फिर पुष्पा मौका देखकर चुपचाप घर से निकल जाती है। पुष्पा के पास केवल 100 रुपए होते हैं। पुष्पा जैसे तैसे पैदल चलकर रेलवे स्टेशन जा रही होती है। तभी पुष्पा की नजर सड़क पर बैठे एक भिखारी पर जाती है, जिसके कपड़े बहुत ही फटे होते हैं। तभी भिखारी पुष्पा को रोककर कहता है, बेटा रहम करो इस भिखारी पर, मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, कृपया मेरी मदद करो। ये सब सुनकर पुष्पा के मन में इंसानियत पैदा हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, मैं अपनी माँ के पास अपना जन्मदिन मनाने गांव जा रही हूँ और इन्होंने तो पिछले 3 दिनों से खाना तक नहीं खाया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, क्यों ना मैं इन्हें ही दे दूँ, कम से कम इनका पेट तो भर जाएगा। मैं तो गांव फिर कभी भी जा सकती हूँ। इतना सोचकर पुष्पा वो 100 रुपए उस भिखारी के कटोरे में डाल देती है। पुष्पा के पैसे देती ही वो भिखारी एक सुंदर परी में बदल जाती है। पुष्पा बेटा, मैं रंगीली परी हूँ और मैं तुम्हारी इंसानियत और नेक दिल से बहुत खुश हुई। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे पता है कि तुम कितनी मुसीबत में हो। तुम्हारी बीमार माँ गांव में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये लो, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे की मदद से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस लहंगे को पहनकर तुम चुटकियों में कहीं भी आ जा सकती हो। पुष्पा वो लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद देती है। पुष्पा जादुई लहंगे से कहती है, ए जादुई लहंगे, मुझे जल्दी से बुआ जी के घर पहुंचा दो। पुष्पा के इतना कहते ही वो अपने कमरे में पहुंच जाती है। परी के जादुई लहंगे की मदद से घर के सभी काम अपने आप हो जाते हैं। पुष्पा जादुई लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, हो रही है खाने में देरी, जल्दी से बन जाए आलू पूड़ी। और पुष्पा के इतना कहते ही आलू पूड़ी बनकर तैयार हो जाती है। पुष्पा जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। तभी पूजा पुष्पा का वो लहंगा देखकर चिढ़ने लगती है। शारदा और पूजा दोनों खाना खा लेते हैं। शारदा और पूजा को खाना आज बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद पूजा अपनी माँ शारदा से कहती है, माँ, क्या आपने देखा नहीं पुष्पा के पास कितना सुंदर लहंगा है? मुझे भी वो लहंगा चाहिए। पुष्पा के पास इतना सुंदर लहंगा नहीं हो सकता। बेटा, क्या तुम उस कलमुही का लहंगा पहनोगी? मैं तुम्हें बाजार से इससे भी अच्छा लहंगा दिलवा दूंगी। परंतु माँ, मुझे वही लहंगा चाहिए। पूजा के बहुत जिद करने पर शारदा पुष्पा से वो लहंगा छीनकर अपनी बेटी पूजा को दे देती है। और जैसे ही पूजा वो लहंगा पहनती है, वो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। पूजा ये सब देखकर बहुत खुश होती है और पूजा को पता चल जाता है कि वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई लहंगा है। पूजा उस लहंगे की मदद से तरह तरह की चीजें मांगने लगती है। पूजा उस लहंगे से अपने लिए ढेर सारे पैसे, लंबी कार आदि चीजें मांगती है। तभी परी को ये सब पता चल जाता है कि उसके लहंगे का गलत उपयोग किया जा रहा है। परी रात होने पर पूजा के घर आ जाती है और उस जादुई लहंगे को एक दूसरे लहंगे में बदलकर चली जाती है। सुबह जब पूजा उठती है तो वो देखती है कि लहंगे का कलर बदल गया है। पूजा कहती है, अरे, इस लहंगे का कलर कैसे बदल गया? जरूर इस जादुई लहंगे की शक्तियाँ और बढ़ गई होगी, इसलिए इसका कलर बदल गया। ये सोचकर पूजा वो लहंगा पहन लेती है और नीचे नाश्ता करने चली जाती है। तभी पूजा पुष्पा को देखती है और पूजा के मन में कुछ मस्ती करने की सोचती है। पूजा जादुई लहंगे से कहती है,
ए जादुई लहंगे, जल्दी से पुष्पा को इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल दो। पूजा के इतना कहते ही लहंगे का असर उल्टा हो जाता है और पूजा इस दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। ये सब देख पूजा हैरान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। माँ जल्दी आइए, ये देखिए ना मुझे क्या हो गया, मैं कैसे दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की बन गई और मेरा कलर इतना काला हो गया। शारदा पूजा को देखकर हैरान हो जाती है। शारदा ये सब देखकर पुष्पा पर चिल्लाने लगती है। ये सब देख जादुई लहंगा को और भी गुस्सा आने लगता है और वो शारदा को भी बहुत काला बना देता है। इस तरह दोनों माँ बेटी को उनके की सजा मिल जाती है और दोनों हाथ जोड़कर पुष्पा से माफी मांगने लगते हैं। तभी वहाँ परी प्रकट हो जाती है और परी कहती है, देख लिया तुम्हारे कर्मों का नतीजा। इसलिए कहते हैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो घूम फिर कर अपने ऊपर ही आ जाता है। परी की बात सुनकर दोनों माँ बेटी को सबक मिल जाता है और पुष्पा वापस से अपने गांव चली जाती है और अपनी दादी और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।